इंडिया की बाउंड्री में नहीं आता था, इसलिए इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में। श्रीलंका आगे आई, इसको इंडियन नेवी का बैकयार्ड कहा है। तो बैकयार्ड, तो आपके आंगन में अगर कोई किलिंग हो जाए, चाहे वो आपकी बॉर्डर में नहीं हुई थी, तो वहां से कंसर्न आता है। लेकिन जो लोग आपके मेहमान थे, जिनको आपने साइट सीइंग कराई है, वो आपके कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर एक टॉर्पीडो किलिंग हुई है, और उसमें आप मेरे ख्याल 30 या 32 लोग जिंदा हैं, 80 से ऊपर लोग खत्म हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है। अगर कोई आकर के वहां हिट करके निकल जाए और आप उसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर पता चलता है कि मतलब कितना, किसका बैकयार्ड है वो। तो इंडिया होल्ड्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्निकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके आंगन में अगर गोली चल जाए तो आपके घर में तो नहीं चली है, लेकिन क्या आपकी उस घटना के बारे में कोई राय है? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की वॉर के दौरान 4 मार्च को अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ब्लैक एंड वाइट फुटेज रिलीज करता है। ये फुटेज थी ईरान की वॉरशिप IRIS डेना को तबाह करने की, उसे डुबाने की। ये सब कुछ हुआ इंडियन ओशन में, और US नेवी ने टॉर्पीडोज अटैक के जरिए IRS डेना को तबाह कर दिया, उसे डुबो दिया। IRIS डेना एक फ्रिगेट क्लास वॉरशिप थी जो इंडिया में मिलन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद वो विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रही थी, जब श्रीलंका के गेले सिटी के कोस्ट के पास ही उसे US के नेवल स्ट्राइक ने तबाह कर दिया। ये सबमरीन के तबाह होने के बाद श्रीलंकन नेवी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सामने आई। अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं, और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब क्योंकि ये सब कुछ इंडियन ओशन में हुआ, तो भारत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इंडिया का रिस्पॉन्स या फिर इंडिया का कुछ स्टेटमेंट इस पूरे अटैक पर क्यों नहीं आया, श्रीलंकन नेवी क्यों पहले सामने आई और इंडियन नेवी क्यों इस अटैक में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सामने नहीं आई। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के फौजी के एपिसोड में जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। फौजी के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। सुबह ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे IRS डेना जो सबमरीन है, जब वो संक हुई, उसके बाद ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के एनालिसिस चलने लगे कि वो गेस्ट थे हमारे, वो मिलन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ये इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें जब तक सुरक्षित ना पहुंचा जाए तब तक एक आय रखे जाए उनके ऊपर। क्या ये कहा जा सकता है कि अगर US मिलिट्री ने या नेवी ने ये जो ऑपरेशन किया है, उसकी थोड़ी बहुत भनक इंडिया को होगी या नहीं? भैया, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बात की किसी को भी भनक रही होगी। और जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, उससे देखकर ये भी नहीं लगता कि IRIS डेना को भी शायद नहीं लगा होगा कि ईरान से इतने दूर उसके ऊपर हमला होगा और इतना बड़ा हमला होगा। और अभी हम श्योर नहीं है, US ने अभी फुटेज तो रिलीज़ की है कि उनकी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ने स्ट्राइक किया, एक मार्क 48 टॉर्पीडो लॉन्च किया था। लेकिन वो सारी बातें अभी बाहर आना बाकी है कि क्या डेना को चैलेंज किया गया था, क्या चैलेंज करने के बाद में उसने उस सबमरीन के तरफ कोई हरकत की थी। अभी तक के जितनी चीज़ें हमें पता है कि एकदम वो अनसस्पेक्टिंगली वो सेल कर रहे थे श्रीलंका के पास से, ईरान जाने के रास्ते में थे। और शायद ये उनके दिमाग में, मैं गलत साबित हो सकता हूँ अगर और फैक्ट्स आ जाएं, अभी तक हमें यही पता है कि अनप्रोवोक्ड उनको फायर किया गया। तो भनक वाली चीज़ अभी तक तो नहीं क्लियर है। ऑल्सो बिकॉज ये किसी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पे नहीं था। एक फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने देना हिंदुस्तान आया था, और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, उसके अंदर भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू मैम, वो भी शामिल थी। और जितने मेहमान देश थे उन्होंने विशाखापट्टनम में मार्च भी किया, और उसमें IRIS डेना का क्रू भी था। तो और वो लोग कुछ दिन हिंदुस्तान में रह के गए हैं, मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके गए हैं। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान की नेवी का ईस्टर्न फ्लीट है जो उसका हेडक्वार्टर है। तो उन्होंने डेना के क्रू को होस्ट किया। ट्रेनिंग एक्सरसाइज में क्रूज जाते हैं एक दूसरे के शिप्स पे जाते हैं, एक दूसरे के एस्टेब्लिशमेंट पे जाते हैं। तो जो लास्ट डे था, उस दिन वो साइट सीइंग थी विशाखापट्टनम में, कि थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। मतलब जो इंडियन नेवी ने ही उनको होस्ट किया और उनको। और एक बड़ा सुंदर पीस है कि IRIS डेना का
का जो क्रू था, उनका जो लास्ट डे था वो कैसा था। तो इंडियन एक्सप्रेस में श्रीनिवास जयनाला और निखिला हेनरी की स्टोरी है, और पढ़ के आपको जो हिंट आएगा, उसका टाइटल है सेल्फी साइट सीइंग शॉपिंग बिफोर ईरान वॉरशिप वाज टॉर्पीडोड व्हाट द कंट्री सेलर्स डिड इन इंडिया। तो इसमें पढ़ के आपको पता चलेगा कि बड़े यंग से सेलर्स थे वो, और उन एक फॉरेन कंट्री में आए हैं, वो उन्होंने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया है। लास्ट डे कोई खिलौना खरीद रहा है तो कोई इंडियन ड्रेसेस खरीद रहा है फैमिली के लिए। तो अगर इस माइंडसेट के साथ में कोई है तो आई डोंट थिंक कि उन्हें ये लगा होगा कि उनको हिट किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी काम की चीज़ मैं बार बार जिक्र करते रहता हूँ फौजी के एपिसोड्स में, जयदीप मावलनकर सर ने लिखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन एक कप्तान, एक नेवल वेसल के कप्तान को जो ये बात जानता है कि क्या स्थिति है, एक लड़ाई की स्थिति है, डिक्लेयर नहीं की गई लड़ाई, लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर को ही मार दिया गया, इसका मतलब द कंट्री इज एट वॉर। तो उन्हें ये मान के चलना चाहिए था कि वो एक टारगेट हो सकता है। बट देन ये बताना बड़ा मुश्किल है। जब उस शिप को हिट किया गया तो जो उस शिप के सीईओ थे, उनका नाम है ये भी थे बाय द वे उस मार्च पास्ट में, और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, कैप्टन थे अबूजार जर्री। तो उनका एग्जैक्ट माइंडसेट क्या था ये बताना अभी तो बड़ा मुश्किल है, बट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप श्रीलंका के कोस्ट के पास एक ईरानियन नेवल वेसल, और ये कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं था, ये एक फ्रिगेट क्लास 1,500 टन की, और ईरानी नेवी में इसको एक डिस्ट्रॉयर कहा जाता था, लेकिन जो एक जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन उस हिसाब से फ्रिगेट से मतलब बड़े शिप्स शुरू होते हैं, है ना, मतलब बोट से शिप का जो डिफरेंस है उसके बहुत करीब फ्रिगेट होती है। तो नॉट अ वेरी बिग शिप, और एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए वो कितना बड़ा खतरा रहा होगा, मतलब मेरे लिए सोचना मुश्किल है। इस बात को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या डेना में हथियार थे, क्या उन्होंने अटैक किया होगा, क्या करने वाले थे। लेकिन अगर फ्लीट रिव्यू में कोई जहाज गया है, देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नेवल वेसल पे कोई हथियार नहीं होगा, फिर तो क्या लोहा बचेगा, वो फिर वो नेवल वेसल कैसे हो जाएगा। तो कुछ अगर आप जैसे एक एक्सरसाइज में जा रहे हो और वहां पे लाइव फायरिंग होनी है, मान के चलो, है ना, ड्रिल्स होनी है, अलग अलग तरह की ड्रिल्स होती हैं। जैसे नेवी की आप बात करोगे तो रिप्लेनिशमेंट की ड्रिल्स होंगी कि एक जहाज से दूसरे जहाज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फायरिंग एक्सरसाइज है तो हथियार फायर करके दिखाए जाएंगे, उसके प्रोटोकॉल्स पर स्टडी होगी। इस तरह की अनेकानेक ड्रिल्स होती हैं। तो अगर आपको एक लाइव फायर एक्सरसाइज में जाना है तो कुछ एम्यूनिशन आप कैरी करोगे, बट अगर आपको एक फ्लीट रिव्यू में बुलाया गया है, कहीं मेहमान बना के बुलाया गया है, और जिस फ्लीट रिव्यू में आप हिस्सा लोगे वहां पे उस मुल्क की राष्ट्रपति होंगी, खुद इन पर्सन प्रेजेंट, डिग्निटरीज होंगे स्टेट के, सेंटर के, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे, वैसे में क्या कोई शिप पूरा अपना जो सारी मैगजीन्स भर के लाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यूएस नेवी भी इस एक्सरसाइज में आने वाली थी, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दिया। देखिए हमारा तो फ्लीट रिव्यू था, और उसमें मतलब जितने हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जितने मुल्कों के साथ हमारे संबंध हैं, है ना, ऑलमोस्ट 70 देशों को बुलाया गया था। इनविटेशन तो सबको जाता है जिन जिन के साथ में भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। अब उस एक्सरसाइज में हम कोई पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, वो उस देश के अपने वो उनका अपना डिसीजन होता है। और उन्होंने जैसे यूएस इस एक्सरसाइज में 2 शिप भेजकर भी उसके पास उसके नेवी का साइज इतना है, देखो डेफिट देना, लेकिन उन्होंने जो भी सोचा होगा और फिर उसके बाद में नहीं भेजा। बट मुझे लगता है इसमें तो हम बहुत रीड नहीं कर सकते। हाँ। जैसे अभी मैं याद कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट उस एक्सरसाइज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ईरानियन नेवी भी थी, रशियन नेवी भी थी, और 2-3 मुल्कों की और थी। तो वहां पे हमको बुलाया गया था, शायद साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे हो रहा था, आई गेस सो होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो वहां पे बुलाया गया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया पार्टिसिपेट, और उस टाइम पे ये सब टैरिफ डील वाला प्रेशर चल रहा था यूएस का। तो भारत कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि अब ट्रम्प का दिमाग आप गेस नहीं कर सकते कि वो किस बात का क्या मतलब निकालेंगे, तो हमने नहीं भेजी फ्लीट अपनी। तो उसी तरह का है, मतलब उन्होंने यूएस के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एक जहाज, वो दुनिया में आज भी सबसे ताकतवर नेवी है ना, साइज में ही चाइना आगे निकला है। बट वो अगर वो पार्टिसिपेट भी कर जाते वाइजैक में, तो भी
उनके पास एसेट्स हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल वाटर्स की बाउंड्रीज को लेकर बहुत चल रहा है कि इंडिया की बाउंड्री में नहीं आता था, इसलिए इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में, श्रीलंका आगे आई। तो ये बाउंड्री वाला क्या पूरा सिनेरियो है वो एक बार बता दो। देखिए एक कुछ तो इंटरनेशनल बाउंड्री और इजी होता है, तो एक आपकी समंदर, जैसे आप जमीन पे बॉर्डर होती है वैसे समंदर में भी बॉर्डर्स होते हैं। और अब समंदर में बॉर्डर तो कहीं आप उसमें पोल तो लगा नहीं सकते, तो फिर एक समझ बनी हुई है कि इतना सो एंड सो नॉटिकल माइल्स यहाँ तक इंटरनेशनल, वहाँ तक इंडियन और श्रीलंकन वाटर्स माने जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो 200 मील तक के होता है। वहां तक कि आप मिनरल एक्सप्लोरेशन, मच्छी पकड़ना, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका शायद 12 नॉटिकल माइल्स का होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल इज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स, है ना, इतना 2 किलोमीटर से कम ही होता है 1 नॉटिकल माइल। तो उसके बाहर तो इंटरनेशनल वाटर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्निकली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, रिया, है ना। उनको हमने बुलाया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, फिर हमारे यहाँ पे सिंपोजियम हुआ, जो नेवी चीफ्स हैं उनका, उसके अंदर उनके नेवी चीफ भी आए और उन्होंने प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। उसके बाद सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, सबने विशाखापट्टनम से शॉपिंग कर ली, बैग अपने जहाज पर रख के वो चले गए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म थी जब तक कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, और वो अब श्रीलंका का चक्कर लगा करके वो अपने मुल्क वापस लौट रहे थे। उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि कि अब ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी कही है कि वो इंडिया के गेस्ट थे, कोट अनकोट करके स्पेशली, हाँ, कि वो हिंदुस्तान के गेस्ट थे जिनका आपने कत्ल किया। दूसरा, एक तो वो हमारे फ्लीट रिव्यू से जा रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। दूसरा, ये जो इंडियन ओशियन का पूरा रीजन है ना, थोड़ा सा अरब सागर, थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल और पूरा इंडियन ओशियन हम मान के चलते हैं, जहां बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की सरहद लग जाती है, या इधर आपके साउथ चाइना स्टेट्स ऊपर के जहां पे वो आइलैंड्स आ जाते हैं, आपके जितने आसियान कंट्रीज हैं, और इधर फिर अफ्रीका, मेडागास्कर आ जाता है। तो उस पूरे रीजन को हम मान के चलते हैं कि दिस इज इंडियन ओशियन रीजन, IOR बोलते हैं। और इसको हमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आज तक हमेशा इसको इंडियन नेवी का बैकयार्ड कहा है। तो बैकयार्ड, तो आपके आंगन में अगर कोई किलिंग हो जाए, चाहे वो आपकी बॉर्डर में नहीं हुई थी, तो वहां से कंसर्न आता है। इंडियन नेवी ने क्यों रेस्क्यू नहीं किया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मुझे बहुत सारी चीजें पता भी नहीं इस चीज के बारे में। हमको ये बात मालूम है कि 5:30 बजे सुबह 4 मार्च को IRIS टेना को हिट किया एक Mark 48 टॉर्पीडो से। एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी US की, उसका नाम अभी पब्लिक नहीं है। उसके बाद में एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा डेना ने, श्रीलंकन नेवी को मिला। कॉमन सेंस ये कहता है कि ये सिग्नल अगर श्रीलंकन नेवी को अगर उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया है तो उनको मिला, तो इंडियन नेवी को गया होगा। उसके बाद क्या डिसीजन मेकिंग हुई है उस बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं है तथ्यों की। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात कहती है कि पता चला होगा। नहीं डिस्ट्रेस सिग्नल उनको डायरेक्ट गया होगा, तभी भी एक टॉर्पीडो अगर हिट करेगा एक फ्रिगेट को, जो धमाका होगा, तो जिस तरह से रडार नजर रखते हैं हवा पे, है ना, जैसे एयरफोर्स से एक्सपेक्टेड है कि इंडियन स्काईज या इंडियन स्काईज के आसपास जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एक छोटा डाइग्रेशन अगर आप अलाउ करें रिया, तो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ जब, तो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के टाइम पे एयरफोर्स को भी पूछा गया था कि अरे ये कैसे, आपको बिल्कुल नहीं पता चला, वो पूरा वो जहाज आया और उसने आर्म्स ड्रॉप किए और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं था। ये लोग परमिशन लेके आए थे, ये जो हथियारों के स्मगलर थे, बट एयरफोर्स हैड टू आंसर कि क्या। तब एयरफोर्स ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जिससे हम 24/7 इंडियन स्काईज को पूरी तरह मॉनिटर कर सके। हमारे पास में वी हैव रडार्स, तो हमने उनको पोजीशन किया हुआ है कि से ईस्टर्न कमांड है उनका, वो शिलोंग में है, तो वो अपने एसेट्स के आसपास उन्होंने रडार लगाए हुए हैं। कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो उन्होंने, कलकत्ता उस टाइम नाम था, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दिल्ली के को प्रोटेक्ट करने के लिए रडार हैं। इधर आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे जो बेसेस हैं उसको प्रोटेक्ट, लेकिन पूरे आसमान पर हम हर वक्त नजर रखें। जैसे IACCS है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज में देखा,
कि कहीं से भी पाकिस्तान मिसाइल फायर करता था तो हम इंडिया के पास 20 ऑप्शंस थे कि हमको अपनी एडी गन्स फायर करनी है, या हमको आकाश सिस्टम को फायर करना है, या हमको जो रशियन हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको फायर करना है, या बिल्कुल जो हमारा क्राउन जूल था एडी में S-400 हमको उसको, क्योंकि उसका इंटरसेप्टर बहुत महंगा होता है, तो वो हम यूं लेते थे डिसीजन। क्यों? क्योंकि अब पूरा हमारा नेटवर्क है। इस तरह की तैयारी मैं नहीं कहता नॉट ऑन दिस स्केल, बट नेवी भी धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रही है। तो हिंदुस्तान की सीमा से इतने करीब श्रीलंका का बॉर्डर अगर है तो फिर वो इंडिया का बॉर्डर भी है, तो उतने करीब इतना बड़ा धमाका होगा तो नेवी के जो इक्विपमेंट्स हैं सर्वेलेंस के, सोनार वगैरह, उनको पकड़ में आया होगा। और इंडियन नेवी भी डिप्लॉयड ही है वहां पे। उनका हो सकता है कोई शिप बिल्कुल करीब नहीं, कोई बहुत दूर रहा होगा, कोई सबमरीन रही होगी, इनको सुनाई बिल्कुल आया होगा। बिल्कुल। और लीगली जो भी सिनेरियोज हैं, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कंडेम करने के अटैक एज अ होस्ट ऑफ द मोरालिटी के ऊपर तो मतलब देखिए, मोरालिटी जैसे ही हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं रिया, मुझे लगता है मोरालिटी को फिर एक तरफ रखना पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर आप वैसे एक आइडियल दुनिया के बारे में सोचो तो फिर कोई फौज नहीं होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए फौज। हम फौजी नाम से शो चलाते हैं, पूरे टाइम हम जंगों, हथियारों और सैनिकों की बात करते हैं, लेकिन हमें एज जर्नलिस्ट ये समझना पड़ेगा कि इन आइडियल वर्ल्ड ये सब होना ही नहीं चाहिए था, है ना। हम तो चाहते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस हो, लेकिन अब दुनिया की रियलिटी है कि देयर आर वॉर्स, और वॉर्स लड़ने के लिए, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड टू हैव आर्मीज और एयरफोर्स और नेवी आपके पास में होनी चाहिए। तो मोरालिटी का प्रश्न तो चला गया। आपने एक बहुत ग्लोरीफाइड बड़ा, हम क्यों फौज में क्यों इतना ग्लोरीफाई किया जाता है उस पेशे को, क्योंकि देखिए वो अपने बिल्कुल मूल में वो हत्या है। अब उस हत्या का कारण आपने कहां से दिया है कि आपकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की हत्या आवश्यक थी। अब वो किलिंग को कैसे जस्टिफाई किया, इसलिए यू हैव यूनिफॉर्म्स एंड सॉन्ग्स, और इसलिए उस पेशे को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये एक है, मोरालिटी का तो नहीं जवाब दे सकते, लेकिन शिविलरी वाला जो पॉइंट है उस चीज को हम जरूर देखना चाहते हैं। कैसे? कुछ चीजों में मतलब हम जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं। 19 फरवरी को भारतीय नौसेना के ऑफिशियल हैंडल पे ये ट्वीट है, और अभी डिलीट नहीं किया है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, हम यहाँ भी लगाएंगे। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। इंटरेक्टेड विद एडमिरल शहराम ईरानी, कमांडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी। मतलब हमारे CNS और उनके CNS की मीटिंग होती है और डिस्कशन हुए उन दोनों के बीच में, और उन दोनों ने IONS है ना, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है ये, यस, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में एंगेजमेंट को लेकर के इन्होंने बात की। इस बार इंडिया उसका चेयर था, और फिर बाद में फिर वो IONS मैरिटाइम एक्सरसाइज की बात करते हैं। फिर उसके बाद में 20 फरवरी को इंडियन नेवी का फिर से एक ट्वीट है, जिसमें इंडियन नेवी IONS कॉन्क्लेव के बारे में ही बता रहे हैं कि द 9th IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स एट वाइजैग, विशाखापट्टनम, brought together 33 countries with participation spanning the Atlantic to the Pacific, underscoring growing alignment of like-minded navies committed to the maritime cooperation in the IOR, Indian Ocean Region। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हिंदुस्तान के होस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ईरान के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को बुलाया गया है, वहां से एक शिप को बुलाया गया, उसका CO भी आया हुआ है, उनका पूरा, उनकी एक कंटिजेंट ने आकर के हमारे उसमें मार्च भी किया। हम बोल रहे हैं लाइक माइंडेड नेवी, और हम इंडियन ओशियन रीजन में मैरिटाइम कोऑपरेशन में भी उनको, इस पोस्ट में वो लोग भी हैं, हाँ। जब हम बोल रहे हैं 18 फरवरी को आ जाओ आप, ये भी इंडियन नेवी के ट्विटर पे है, एक्स अकाउंट पे है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 वाज कंडक्टेड ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट टुडे, 18 फरवरी की बात है, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 74 कंट्रीज, मेकिंग अ ग्रैंड मैरिटाइम स्पेक्टिकल। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रिव्यूड द असेंबल्ड फ्लीट फ्रॉम INS सुमेधा, है ना, और फिर उन्होंने बताया कि 66 इंडियन, 19 फॉरेन शिप्स थे, अलोंगसाइड 3 इंडियन नेवी सबमरीन्स। यहाँ पे भी जो 19 फॉरेन शिप्स हैं, इसमें IRIS देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 18 फरवरी को ही द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके दफ्तर से भी ट्वीट होता है, ऑन बिहाफ ऑफ फेलो इंडियंस आई कन्वे वार्मेस्ट फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड एप्रिसिएशन टू द ऑफिसर्स एंड सेलर्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन नेवीज। इसमें IRIS डेना का क्रू भी है, वो जहाज भी है, जो लोग मर गए वो भी हैं,
You represent the best traditions of your services and your nations. तो आप ये देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंट उनको बधाई दे रही, सबको दे रही, उसमें देना भी है। सीएनएस जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं उसमें वो लोग हैं। सीएनएस वहां के सीएनएस के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन को। अगर ये सब आपका लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी था तो उसके कुछ ही हफ्ते बाद तो ये घटना हुई है, 3 हफ्ते बाद, और उसके बाद आपके पास कुछ कहने को नहीं है। इट टुक अस 6 days टू कंडेम खोमेनीज किलिंग। चलो ठीक है, वो एक इंटरनेशनल, वो एक अमेरिकन प्रेशर है जिसको इंडिया समझ ही रहा है कि कैसे एंगेज करना है। लेकिन जो लोग आपके मेहमान थे, जिनको आपने साइट सीइंग कराई है, वो आपके कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर एक टॉर्पीडो किलिंग हुई है, और उसमें आप मेरे ख्याल 30 या 32 लोग जिंदा हैं, 80 से ऊपर लोग खत्म हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडियन नेवी में वो ऑफिसर्स और सेलर्स जिन्होंने डेना के क्रू को होस्ट किया था, वो कैसा फील कर रहे होंगे सोचिए आज कि यार जिनको हमने अभी कुछ दिन अपने यहाँ रखा, खाना खिलाया, उनके साथ में काम किया, उनके शिप पर हमने विजिट किया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे नहीं पता है कि क्या डेना ने वो जो भी यूएस सबमरीन थी उसको चैलेंज किया था, क्या किया था। ऐसा ही लगता है कि एक अनसस्पेक्टिंग शिप था जिसको इन्होंने अचानक टॉर्पीडो किया है, जितनी जानकारी अभी है। वो कोई एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशन नहीं थी। तो ये जो एक सेंसलेस किलिंग है, जैसे एक जब गल्फ वॉर हुआ था पहले, जिसमें कुवैत पर इराक ने हमला किया था, तो एक रोड ऑफ डेथ, हाईवे ऑफ डेथ वाली एक पिक्चर बड़ी मशहूर है। तो यूएस ने क्या किया कि कुवैत पर इराक ने हमला किया, कुवैत को कैप्चर कर लिया, छोटी सी कंट्री है, तो फिर अमेरिका आया बचाने के लिए, फिर इराकीज वहां से भागे। और वो ये बात बिल्कुल अमेरिकन ने तब कहा कि इन लोगों ने रेप्स किए, इन लोगों ने किलिंग्स की कतर में, इन्होंने कतर को गुलाम बनाया। लेकिन वो एक एक्टिव सिचुएशन से दे वर रिट्रीटिंग, है ना, वो लड़ाई छोड़ करके जा रहे हैं। एक भागते हुए व्यक्ति पे और उसको घेर के मारना, तो उस जो आप कह रहे थे ना मोरालिटी, तो इस चीज को तो यूएस में भी क्वेश्चन किया गया कि ठीक है, आपको मैसेज देना था कि आप कुछ कर दो, लेकिन उस पूरे हाईवे पे जो आपने लाशें बिछाई हैं, इसी तरह से मुझे लगता है कि यूएस नेवी के लिए ये एक उस तरह की अपॉर्चुनिटी थी कि उनको एक चलता फिरता, देखिए हिस्ट्री में आप जाएंगे तो इट्स वेरी रेयर फॉर अ सबमरीन टू स्कोर अ किल, है ना, एक जहाज का। वर्ल्ड संदीप उन्नीथन एक बहुत सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सबमरीन्स ने 2000 से ऊपर शिप्स गिराए, डुबाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तब से लेके अब तक 80 साल हो गए, देयर हैव बीन ओनली 4 किल्स, जिसमें से चौथा देना है। 1971 में आईएनएस खुखरी डूबता है, ये हिंदुस्तान का जहाज था, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय की बात है, और जब ये कराची पे अटैक हुआ था उसके बाद। एआरए जनरल बेलग्रानो, ये फाकलैंड वॉर्स का इंसिडेंट है। इसके बाद है आरओकेएस चेनॉन, ये मार्च 2010 का है, और फिर आईआरआईएस डेना मार्च 2026 का। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा उस तरह की घटना है कि उस सबमरीन के सीईओ के पास में एक मौका था, एक जूसी अपॉर्चुनिटी उनको दिख गई, और उन्होंने उसको भुना लिया। इज दिस जस्टिफाइड कि इंटरनेशनल वाटर्स में एनिमी वॉरशिप आ रही है तो आप उसे अटैक कर सकते हो? इफ यू आर एट वॉर, यस। ओके, अगर लड़ाई चल रही है, देखिए लड़ाई में तो फिर कोई रूल्स वैसे ही खत्म हो गए, तो इसीलिए उस चीज का जवाब नहीं है कि क्या उन्हें ये करना चाहिए था। बस आप एम्पैथाइज कर सकते हो विद द क्रू, जिनके बारे में ऐसा लगता है कि शायद वो इस लड़ाई के माइंडसेट में ही नहीं थे, जो जैसे मैंने पहले बताया कि जयदीप मालवणकर बोल चुके हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, है ना, दे शुड हैव बीन एट द रेडी। लेकिन वो रेडी होके भी कितना लोहा ले सकते थे उस सबमरीन के साथ में, वो बड़ी मुश्किल है वो चीज बताना। मतलब मैं एक पर्सनल राय ही दे सकता हूं इस पे, मैं उत्तर आपके सवाल का वैसे नहीं दे सकता कि जो सही जवाब है। मेरी अपनी ओपिनियन ये कहती है कि ये एक सेंसलेस किलिंग थी। बाकी लड़ाई में तो आप किसी को कोई भी हिट कर रहा है उसका, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर आपको देखना भी है कि इंटरनेशनल वाटर्स में कौन किसको मार सकता है, तो इस पूरी लड़ाई को ही अगर आप देखें जो ईरान में चल रही है, उसमें इंटरनेशनल लॉ कहाँ फॉलो हुआ है? ट्रू। बातचीत के टेबल पे ईरान है, तभी अटैक हो जाता, हमला हो गया,
जो आप मतलब जो मैं कोई खोमैनी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं उनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा हूं, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट की किलिंग हो जाती है बातचीत के बीच में, उसमें स्कूल्स पे हमले चल रहे हैं, उसमें लगातार बॉम्बिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें कहाँ कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है ना। लाइकवाइज ईरान भी उसको रिटेलिएशन में वो पूरे मिडल ईस्ट से बदला ले रहा है, यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो रूल्स तो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो डेना की भी जो सिंकिंग है उसमें रूल्स की बात नहीं है। ये इसमें हमारे लिए बस सोचने को समझने को ये है कि क्या हम जो लंबी नाक करके बोल देते हैं कि इंडियन ओशन इज आवर बैकयार्ड, वो हम तो बोलते हैं, है ना, जैसे मुझे लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, लेकिन क्या मैं हूं? ऐसा ये जो बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी वाली चीज को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई आकर के वहां हिट करके निकल जाए और आप उसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर पता चलता है कि मतलब कितना किसका बैकयार्ड है वो। जिस तरह से हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये यूएस नेवी का बैकयार्ड है, क्योंकि उनको दिखा, उन्होंने मारा, वो निकल गए। और अभी तक एरियल वॉरफेयर का फ्रंट चल रहा था, अब मैरीटाइम वॉर, वो भी ग्लोबल आप कह सकते हैं, तो क्या सेंसिटिविटी भी नहीं देखी यूएस ने कि इंडियन ओशन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? मेरे को ये उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, मुझे लगता ऐसे अलग से नहीं। देखिए, मैं आपने कहा एरियल वॉरफेयर, वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी एसेट्स उनको ईरान के मिलते हैं उसको हिट करते हैं, चाहे वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, जैसे जो तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, वहां का जो लुटियंस है, जैसे आप दिल्ली में लुटियंस में सब है, प्राइम मिनिस्टर का घर, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, राष्ट्रपति का घर, है ना, मिनिस्ट्रीज, तो उनका जो लुटियंस है वहां पे वो लगातार बॉम्ब कर रहे हैं। तो वो स्टेट जो सीट ऑफ पावर है उसको अटैक करना, जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके कंटोनमेंट्स को, उनके एसेट्स को हिट करना, रडार्स को, प्लेन्स को, मिसाइल लॉन्चर्स को। तो वैसे ही इंडिया का बनाया वो जो चाबहार पोर्ट है, वहां पे भी एक ईरानी नेवी की एक फ्रिगेट को डुबाया है पियर पे। पियर पे मतलब वो शिप डॉक किया हुआ था, खड़ा था, ओपन सीज में नहीं था, उसको वहां भी गिराया। तो ये तो उनको जहां मिल रहा है वहां। यूएस दो चीजें पता चलती हैं, क्योंकि वो डेना की सिंकिंग हुई, इससे पता चलता है कि इंडियन ओशन में भारत के कोस्ट के बहुत करीब यूएस नेवी की सबमरीन्स आ गई थी, तैरती हैं, लर्क करती हैं जिसको बोलते हैं। दूसरा, यूएस के साथ हमारे 3 काटसा, लेमोआ, कोमकासा हमारे पैक्ट्स हैं, तो ये अलाउ करता है लीगली एक किसी यूएस वेसल को हिंदुस्तान आना, और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट वो ले सकते हैं। उनको फ्यूल चाहिए, उनको जैसे न्यूक्लियर सबमरीन को फ्यूल नहीं चाहिए होता है, बट बाकी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ल्यूब्रिकेंट हो सकता है, कोई फूड सप्लाई हो सकती है, या कोई अगर दूसरा कोई कन्वेंशनल शिप है तो हाई स्पीड डीजल हो सकता है, व्हाटएवर। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, हमारा समझौता, हमारे शिप भी यूएस जा सकते हैं, यूएस के शिप भी यहाँ आ सकते हैं। तो अब लोग ना इस चीज़ का बड़ा तुक खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो सबमरीन थी, जो न्यूक्लियर सबमरीन थी यूएस नेवी की, क्या उसने हिंदुस्तान के किसी पोर्ट पे कॉल किया था? हाँ। क्या उनको इंडियन नेवी से कभी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था? क्या उनकी कोई जानकारी थी? मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि इंडिया वुड शेयर टारगेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ शिप हु वाज गेस्ट 1-2 हफ्ते पहले उनके घर। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने उनका लोकेशन किसी को शेयर किया है। ये बातें बिल्कुल गलत है। लेकिन ये ना, जिसको कह रहे हैं ना, ये सोचने को बहुत मजबूर कर रहा है। और आपकी वो इंटरनेशनल वाटर में, तो इंडिया की सोवरेनिटी का तो सवाल नहीं उठता है वहां पे, लेकिन इंडिया के कोस्ट के इतने करीब होना, और मैंने आपको बताया कि 80 साल में चौथी घटना है। एक बहुत रेयर घटना है वो, कि एक शिप को आपने सिंक कर दिया एक सबमरीन को यूज करके। तो इसमें कितना कम्युनिकेशन दोनों नेवीज के बीच में हुआ, मैं ईरान और यूएस नेवी की बात भी कर रहा हूं, और यूएस और इंडियन नेवी की बात भी कर रहा हूं, या सिंकिंग के बाद क्या हुआ, इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं है। तो इंडिया होल्ड्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इंडियन ओशन रीजन जो आप चिल्ला के बोलते हो कि नहीं मेरा बैकयार्ड है, नहीं मेरा ही बैकयार्ड है, अब वो आपका है बैकयार्ड, तो आपके बैकयार्ड में इतनी बड़ी घटना पे आपकी राय क्या है? आपके आंगन में अगर गोली चल जाए तो आपके घर में तो नहीं चली है, लेकिन क्या आपकी उस घटना के बारे में कोई राय है? तो ये है मेन सवाल।
इसके अलावा अगर हम ईरान के डिफेंस सिस्टम पर भी आए, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर पूरी मेंशन हो रही है, तो ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत क्वेश्चन हो रहा है कि चाइनीज़ HQ-9B जो है वो उनके पास था, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी पाकिस्तान में काम नहीं किया था। तो चाइनीज़ HQ-9B जो S-400 का एक बोलते थे अलग ही वर्जन, वो काम ना करना ईरान का, वो 400 का नहीं है, वो S-300 का है। S-300 का एक जो वर्जन है, तो वो ईरान को और बैकफुट पर लेकर चला गया। उसका जवाब खैर एक ऐसे लिखना पड़ेगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस पे। एक चीज चलते चलते, बिकॉज हम शिप्स की बात कर रहे थे ईरान की, एक और शिप है IRIS बुशहर। हाँ, ये श्रीलंका के कोस्ट के पास है। और अब श्रीलंकन्स का मामला ये हो गया है कि उन्होंने डेना के क्रू को हेल्प किया, तो अब जब हिंदुस्तान हिम्मत नहीं कर पा रहा है ट्रम्प को नाराज करने की, तो आप श्रीलंका की सिचुएशन सोचिए। तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे असिस्टेंस दे देंगे, बट वो पोर्ट कॉल के लिए मना कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि ये जो IRIS बुशहर है वो श्रीलंका के किसी पोर्ट पे जाके डॉक करे, वो तो श्रीलंकन्स भी नहीं चाह रहे हैं। तो दबाव ऐसा नहीं है अकेले हिंदुस्तान पे है, बट कवर देने के लिए श्रीलंका तो पे भी राजी है। हैं वो लोग कि वी विल। उन्होंने कहा एड, असिस्टेंस, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, है ना, क्या चाहिए वो हम कर सकते हैं, बट आप हमारे पोर्ट पे मत आइए। तो गला सबका सूख रहा है यहाँ पे, बट यही है, मतलब ये इस तरह का प्रेशर है इस समय कि कोई उसको झेल नहीं पा रहा है। और इंडिया में क्या है, मतलब ये चाहे आप फोर्सेस में देखिए, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में देखिए, गलती मानने का कोई चलन नहीं है, और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने का भी वो हाजमा ही नहीं है हमारा। जैसे US में आप देखिए, उनके 3 जहाज गिरे, उन्होंने यूं प्रेस रिलीज निकाल के कहा कि हाँ ये ब्लू एंड ब्लू है, फ्रेंडली किल है, हाँ ठीक है जहाज, और उनके लीडर्स ने बोला भी वहां कि एक ऑपरेशन है एंड देयर विल बी सम लॉसेस। हमको मतलब आज भी किसी ने मुंह से नहीं बोला कि कितने जेट्स गिरे थे, कितने रफाल गिरे। तो कि कोई भी, मैं तो नहीं कह रहा कि रफाल बताओ या MiG-29 बताओ, आप कुछ भी बताओ, कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये स्थिति है हमारी। तो इस ऐसे में क्या है, जब ये आपकी हालत है, तो फिर ये बैकयार्ड वाली जो चीजें उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर से कहना चाहता हूं मैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है। दुनिया आपको कितनी इज्जत देती है, क्या वो आपको महान मानती है, क्या वो मानती है कि ये आपका बैकयार्ड है? मानती तो ये नहीं होता। ट्रू। आपने पूछा था ईरानियन डिफेंसेस, देखिए ईरानियन डिफेंसेस, US ने जब हमला किया इजराइल के साथ में मिलकर, तो सबसे पहले उन्होंने सीड ऑपरेशंस ही किए थे। पिछले साल जब ये हुआ आपके 12 डे वॉर जब हुआ था, तो 12 डे वॉर में भी देखिए ईरान की ताकत क्या है, ईरान के पास एक बहुत बड़ी कोई नेवी नहीं है, कुछ ही शिप्स हैं उनके पास, और उनके पास एक फंक्शनल एयरफोर्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जैसे ये डेना भी जो है वो उन्होंने उनका एक डोमेस्टिक फ्रिगेट प्रोग्राम उन्होंने चालू किया था 2001 में। तो एक मुद्गे क्लास फ्रिगेट्स उन्होंने बनाई 1,500 टन की। तो क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए तो उन्होंने खुद ही बनाया, थोड़ा कुछ यहाँ वहां से चीजें लेकर के। तो 7 शिप्स है, उसमें से 5th वाज डेना। सेम आपके ईरान के मिसाइल्स के साथ भी है। तो शिप्स तो चलो फिर भी उन्होंने कुछ बनाए थे, और लेकिन मिसाइल प्रोग्राम ईरान का सक्सेसफुल रहा है, ड्रोन प्रोग्राम ईरान का सक्सेसफुल रहा है। तो जब उनके पास में मिसाइल्स हैं, उनके लिए लॉन्चर्स हैं, कुछ रडार हैं उनके पास में, और फिर उनके पास में AD के कुछ इक्विपमेंट है। जब 12 डे वार हुआ था तो वो भी उसको चालू करने के पहले तभी भी उन्होंने सीड ऑपरेशंस किए थे। सीड मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस क्या होता है, जैसे अभी हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के चारों तरफ हमने रडार्स लगा के रखे हैं, और पूरे टाइम जो IACCS है इंडियन एयरफोर्स का, वो पूरे टाइम स्कैन ही करता रहता है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो अभी नॉर्मल होगा, और अगर कोई हाइटेंड सिचुएशन अगर आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तब वो थोड़ा सा एक थरो लुक देंगे उसको। तो वो रडार्स देखते रहते हैं पूरे टाइम। अगर कोई सीड ऑपरेशन होगा तो वो सबसे पहले इन नेटवर्क्स पे और उन रडार्स पे असर करते हैं, उनको हिट करते हैं। तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जैसे वहां पे US नेवी के कैरियर्स थे, तो ग्राउलर्स जो उड़ते हैं वो कस्टम बिल्ट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और US नेवी के जो आलेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ चलते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़े निपुण हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उनके रडार्स को ब्लाइंड किया, और उसके बाद तो ये सीड ऑपरेशन था।
इसके बाद उन्होंने डीड ऑपरेशन, जो DEAD होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, उसके बाद उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को यूज़ किया, जो नॉन बड़ी रडार साइट्स थी उनको टोमाहॉक मिसाइल से हिट किया, और जो बाकी थे उसके लिए उन्होंने रैप्टर्स यूज़ किए हैं या F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यूज़ किए जिनको देखना मुश्किल है। रडार तो फिर जब डीड ऑपरेशंस हुए तब उन्होंने उन रडार्स को डिस्ट्रॉय किया कि जैसे ही कोई रडार चालू होगा तो वो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं, वो मिसाइल का काम ही होता है कि जैसे रडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहा है, वो उस वेव को ही पकड़ के उस रडार पे उल्टा आ जाती है वहां पे। तो उन्होंने एंटी रेडिएशन म्यूनिशन यूज किया। तो ये दो, पहले क्या हुआ, उनके रडार्स वेंट ब्लाइंड, उनको दिखना बंद हो गया। उसके बाद में उन रडार्स को, साइट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मिसाइल्स भेजी हैं और अपने जेट्स भेजे हैं, और फिर वो उनका जो लुटियंस मैं बता रहा था तेहरान में, कॉम में और बाकी जगह पे ईरान की जो बड़ी साइट से फिर हमला हुआ है। तो इसीलिए ईरान को जब हमला हो गया ना, जब उनके दगने लगा, तब एक्चुअली दे कुड रियलाइज कि कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मिनटों में हो गया था। जितनी कहानी अभी मैंने आपको बताई, ये मिनटों, मतलब 20 या 25 मिनट में शायद दे कुड अचीव एयर सुपीरियोरिटी ईरानी स्काइज के ऊपर, और फिर उसके बाद में उन्होंने किया। अब अगर आप इसमें कहेंगे कि ईरान का एयर डिफेंस फेल हो गया, तो उसका जवाब, एक छोटा जवाब तो इज यस। लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हो। यू आर कंपेयरिंग इजराइल प्लस US अगेंस्ट ईरान, जिसके ऊपर सालों सालों से सैंक्शंस हैं। तो उनके पास कितनी तकनीक रही होगी और वो तकनीक कितनी उन्नत रही होगी, ये बताना बड़ा, मतलब ये ऑब्वियस जवाब है कि US के बराबर का उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप MQ-9 बोल रही थी, HQ-9 आप बोल रही थी। HQ-9 एक चाइनीज वर्जन है S-300 का। अगर वो एक रशियन वर्जन होता तभी भी इट वुड हैव बीन द सेम रिजल्ट। मुझे ये चीज़ जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने शायद फौजी के किसी पिछले एपिसोड में भी कहा था कि शायद एक रेजिमेंट S-400 की ईरान ने ली थी, या रूस देने वाला था, क्या वो पहुंच गई थी? मुझे वो S-400 का फेट जानना है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि S-400 को एक अकेला सिस्टम माना जाता है जो एक F-35 को शूट कर सकता है, ऐसा बोलते हैं इन थेरी। और बाकी लोगों का, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है S-400 के साथ में। अब लेकिन S-400 को फिर उस तरह का कंपटीशन मिला भी नहीं था, है ना। पाकिस्तानी एयरफोर्स को शूट डाउन करना एक बात है, और US एयरफोर्स के एसेट्स को शूट करना एक दूसरी चीज है। जो आपके 3 कतर में जेट्स गिरे हैं F-15, वो भी कह रहे हैं कि कतरी एयर डिफेंस ने ही गिराए हैं, और वो शायद पेट्रियट सिस्टम से ही गिरे हैं। और पेट्रियट सिस्टम की एक हिस्ट्री रही है ब्लू ऑन ब्लू की, फ्रेंडली फायर, माने US का जेट US की ही मिसाइल से गिर जाना। ये US में एक बहुत दुर्लभ घटना नहीं है। इस तरह की चिंता रही है वहाँ के पायलट्स को कि यार ये सिस्टम मैल फंक्शन करता है। वो लोग पक्का इसकी जांच करा रहे होंगे। उनकी एक अच्छी बात यह है कि गलती हो जाती तो मान भी लेते हैं कि ऐसा हो गया है। अपने यहाँ वो अभी तक वे मान ही रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो थी ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर से जुड़ी, जो IRIS डेना संक हुआ, उससे जुड़े जितने भी सवाल थे आज के फौजी के एपिसोड में हमने कवर किए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं उसके लिए खबरगांव ज़रूर देखें। शाम को हमारा राजदूत का एनालिसिस भी आएगा, उसे भी, और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको खबरगांव पर ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया। फौजी के इस एपिसोड में हमने आपको बार बार बताया कि भारतीय नौसेना ने अब तक कुछ नहीं कहा, जबकि IRIS सेना को डूबे 2 दिन हो गए हैं। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के बाद 5 मार्च की देर शाम इंडियन नेवी की ओर से एक बयान आ ही गया। हम उस जवाब को भी फौजी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझें कि फौजी पहले रिकॉर्ड हुआ, ये बयान बाद में आया, तो संदर्भ बातों का बदल जाता है। नौसेना ने कहा कि IRIS सेना ने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया था जो 4 मार्च की सुबह कोलंबो में रिसीव किया गया। तब जहाज उस इलाके में था जहां राहत बचाव की जिम्मेदारी श्रीलंका की थी। 4 मार्च को सुबह 10 बजे एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। पीएटाई हो सकता है, नाम नहीं दिया गया एयरक्राफ्ट का, लेकिन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहा है। एक और एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई पर रखा गया। INS तरंगिनी उस इलाके के पास ही था जो मौके पर डिप्लॉय किया गया। शाम 5 बजे तक वहां पहुंचा। तब तक श्रीलंका की नौसेना ने राहत बचाव कर लिया था। कोची से INS इक्शक को भी लापता ईरानी सेलर्स की तलाश के लिए भेजा गया है। श्रीलंका के साथ समन्वय जारी है।
इस जवाब से फौजी की वो बात वैलिडेट होती है कि श्रीलंका की नौसेना के अलावा भारतीय नौसेना को भी घटना के बारे में मालूम था। इलाके में भारतीय नौसेना के जहाज भी थे। नौसेना की चुप्पी पर इस बयान से सवाल इसलिए खत्म नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये सब हुआ था तो नौसेना ने किस दबाव के तहत 2 दिन बीतने का इंतजार किया। जो जानकारी अभी दी गई है वो पहले दिन से किसने रोका था, क्या पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं था, और ये क्लियरेंस न देने के पीछे क्या अमेरिकी दबाव नहीं था। हम ये बात अपने मुंह से क्यों नहीं बोल पाए कि हमने ईरानी नाविकों के बचाव में हिस्सा लिया। जब आलोचना हुई तब बयान आया है, और इस जवाब में भी शुरुआत में ही लिखा गया कि इलाका श्रीलंका की जिम्मेदारी था। अगर IRIS तेना श्रीलंका की जवाबदेही वाले इलाके में डूबा तो हम किस मुंह से पूरे इंडियन ओशियन रीजन को अपना बैकयार्ड कहते हैं। फिर इस पूरे बयान में यह नहीं लिखा है कि देना कैसे डूबा, न ही संवेदना ही व्यक्त की गई है, जबकि उसका क्रू कुछ ही हफ्तों पहले विशाखापट्टनम में मार्च कर रहा था। इतना बच बचा कर जब काम किया जाता है तो सवाल उठते ही हैं।